आवेश स्थानांतरण संकुल। कुछ इलेक्ट्रॉन धनिक कार्बनिक यौगिक और इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बनिक यौगिक आपस में 1:1 में संयोग करके इस प्रकार के अणु बना लेते हैं कि उनका स्पेक्ट्रा दोनों के योग के बराबर नहीं होता और उनके रंग है वो अत्यंत गहरे होते हैं। देखिएगा, एक तो हम मेसेटिलीन लेते हैं, ये तो मेसेटिलीन है और ये 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन है। ये एक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इसे हम डोनर बोलेंगे, इसे एक्सेप्टर बोलेंगे। दोनों के एक एक अणु आपस में संयोग करते हैं और एक आवेश स्थानांतरण संकुल बना लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि डोनर के इलेक्ट्रॉन धनी अणु के उच्चतम भरे हुए पाई कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ग्राही के निम्नतम रिक्त पाई कक्षकों की ओर होता है, जिससे इनके स्पेक्ट्रम में आवेश स्थानांतरण की एक नई बैंड प्राप्त होती है, अतः इनका रंग गहरा होता है। तो इस प्रकार दाता और ग्राही मिलकर के जो संकुल बनाते हैं उन्हें हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। नेक्स्ट है रेजोनेंस या अनुनाद। सामान्यतः हम देखते हैं कि कुछ यौगिकों के अणु या आयन ऐसे होते हैं जिनके समस्त गुणों की व्याख्या एक संयोजी या एक संरचना सूत्र से नहीं कर सकते। उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें कई संरचनाएं बनानी पड़ती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं। देखिएगा, हम कार्बोनेट को उदाहरण के रूप में लेते हैं। ये कार्बोनेट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस यौगिक में 2 प्रकार की कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई होनी चाहिए। एक तो सिंगल बॉन्ड वाली 1.43 एंगस्ट्रॉम और एक डबल बॉन्ड वाली 1.22 एंगस्ट्रॉम, जबकि ऐसा नहीं होता। इस कार्बोनेट के तीनों जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है उनकी जो बंध लंबाई है बराबर होती है और वो होती है 1.31 एंगस्ट्रॉम, जो कि न तो डबल बॉन्ड के बराबर है ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर है। अब इस गुण की व्याख्या को हम केवल अकेली संरचना के आधार पर नहीं कर सकते। इसके लिए हम कई संरचनाएं बनाते हैं। देखिएगा, ये हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं और जो अणु की वास्तविक संरचना है वो वास्तविक संरचना जिसे हम अनुनादी संकर कहते हैं, उसमें इन सभी संरचनाओं का योगदान होता है। इसे हम अनुनादी संकर कहते हैं। अब आप देखिएगा, इन संरचनाओं में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो रहा है। तो कुल मिलाकर तीनों कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड तो परमानेंट है ही और आंशिक द्विबंध के भी लक्षण आ गए। अतः बंध लंबाई का मान डबल बॉन्ड से तो कम और डबल बॉन्ड से तो अधिक होता है और सिंगल बॉन्ड से कम होता है। इसी प्रकार हम सल्फोनेट में भी देख सकते हैं। सल्फोनेट की यदि संरचना बनाई जाए तो हम देखते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन में 2 तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन और 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अतः इसमें भी निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है और इसकी जो अणु की वास्तविक संरचना है वो ये संरचना है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन सल्फर के द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उनमें आंशिक द्विबंध के लक्षण भी आ रहे हैं। इसी प्रकार नाइट्रेट में भी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। आप देखिएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये जो उपसंयोजक बंध है ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, बेंजीन में यदि हम इसकी संरचना देखें तो देखो आप, 3 तो डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। अतः बेंजीन में 2 प्रकार की बंध लंबाई होनी चाहिए। एक तो डबल बॉन्ड वाली का 1.33 एंगस्ट्रॉम और एक सिंगल बॉन्ड वाली 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि बेंजीन में समस्त कार्बन कार्बन बंधों की जो लंबाई है
वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसे हम इन अनुनादी संरचनाओं के आधार पर समझा सकते हैं। और हम इन संरचनाओं में ये देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे में बदल रहे हैं, सभी एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और बेंजीन की जो वास्तविक संरचना है उसमें इन सभी संरचनाओं का थोड़ा थोड़ा योगदान होता है, जिसे हम अनुनादी संकर कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्निहित यौगिक या इंक्लूजन कंपाउंड्स। देखिए, यदि किसी यौगिक, माना कि कोई यौगिक इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि एक जालनुमा संरचना बना ले, उस जालनुमा संरचना में कोई बाहर से अणु आकर फिट हो जाए और वो दोनों संयुक्त रूप से एक ही पदार्थ की भांति व्यवहार करें, तो ऐसे यौगिकों को हम अंतर्निहित यौगिक कहते हैं। जो अणु पिंजरे जैसी या जालनुमा संरचना बनाता है या जालक बनाता है, उसे हम मेजबान अणु कहते हैं। और बाहर से आने वाले अणु जो कि उस क्रिस्टल जालक में फिट होता है, उस जाल में फिट होता है, उसे हम मेहमान अणु कहते हैं। यहाँ पर मेजबान और मेहमान अणुओं में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वाहिका या नाल यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में मेजबान अणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, एक लंबी पाइप जैसा छिद्र उनके बीच में बन जाता है, नाली जैसा रिक्त स्थान रह जाता है। अब उसमें यदि कोई लंबी श्रृंखला युक्त मेहमान अणु आकर फिट हो जाए, तो ऐसे यौगिकों को हम वाहिका या नाल यौगिक कहते हैं। जैसे यूरिया में 6-7 कार्बन परमाणु की लंबी एल्केन श्रृंखला आकर फिट हो जाती है। नेक्स्ट है क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड्स में मेजबान अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं, जिसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र रह जाता है। अर्थात मेजबान अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि पूरे अणु के बीच में एक छिद्र रह जाता है, एक हॉल रह जाता है, जिसमें मेहमान अणु आकर फिट हो जाते हैं और उनके मध्य में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जैसे क्यूनोल के संतृप्त जलीय विलयन में आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखो क्यूनोल क्लेथरेट है। ये जो 1, 2, 3 अणु हैं, ये क्यूनोल के अणु आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं और इस चक्रीय संरचना के मध्य में एक छिद्र रह जाता है और इस छिद्र में आर्गन आकर फिट हो जाती है। तो अब ये जो है क्यूनोल, ये तो मेजबान अणु है, आर्गन मेहमान अणु है और इनमें आपस में कोई अंतर क्रिया नहीं होती। तो ऐसे यौगिकों को हम अंतर्निहित यौगिक या क्लेथरेट यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट है अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिएगा, हम जानते हैं कि अनुनाद में केवल अवंधी इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वहाँ पर सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं लेते। लेकिन यदि CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी अनुनाद में भाग लें, तो इस प्रकार के अनुनाद को हम अतिसंयुग्मन कहते हैं। और अतिसंयुग्मन की जो उत्पत्ति है एल्किल बेंजीनों की क्रियाशीलता की व्याख्या करने के लिए हुई है। हम जानते हैं कि एल्किल समूहों का बेंजीन वलय पर +I प्रभाव पड़ता है। +I प्रभाव पड़ने के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अब देखिएगा, इन एल्किल समूहों का जो +I प्रभाव का क्रम है वो इस प्रकार से है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा +I प्रभाव बढ़ता जाएगा। मैथिल है, एथिल है, आइसोप्रोपिल है, ब्यूटिल है, इनका +I प्रभाव इस क्रम में बढ़ता जा रहा है। अब जब +I प्रभाव बढ़ेगा तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो उनकी क्रियाशीलता भी बढ़नी चाहिए। अतः इन एल्किल बेंजीनों की क्रियाशीलता का क्रम ये होना चाहिए। तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन सबसे अधिक क्रियाशील होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल समूह का प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा है। लेकिन वास्तव में क्रियाशीलता इसके विपरीत है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है टॉलुइन या मेथिल बेंजीन, जिसको हम अति संयुग्मन के आधार पर समझा सकते हैं। देखिएगा, इस बेंजीन के अल्फा जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु, ये बेंजीन और इससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉनों को देकर अनुनाद में भाग लेते हैं। जैसे देखो, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव के रूप में रहेगा और ये H बिना किसी बंध के इस आयन से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे बिना बंध का अनुनाद बोलते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज अब पूरी बेंजीन वलय में घूमेगा, वापस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये वापस वही संरचना आ जाएगी। जिस प्रकार ये हाइड्रोजन अनुनाद में भाग ले रहा है, उसी प्रकार ये भी ले सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी अनुनाद में भाग ले सकता है। किसी अणु में, यौगिक में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उसमें उतनी ही ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं या अति संयुग्मन संरचनाएं बनेगी और वो यौगिक उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। अतः जो टॉलुइन है उसमें हम देखते हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। अतः इसमें कोई अनुनादी संरचनाएं या अति संयुग्मी संरचनाएं नहीं पाई जाती। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन टॉलुइन में है। हम जानते हैं 1 अल्फा हाइड्रोजन के कारण 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अतः इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अनुनादी संरचनाएं, तो 2 से 6 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो उसके बाद इसकी क्रियाशीलता देन आइसोप्रोपिल की और तृतीयक ब्यूटिल की सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर कोई अति संयुग्मन नहीं है, कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं पाई जाती। थैंक यू।